ठीक 5 मिनट बाद लाइट पर्पल शर्ट, शॉकिंग पर्पल कलर की जीन्स और कोट पहने वो बाहर निकल आया। चेहरे का रुख दूसरी जानिब था, जैसे ये सब उसने सिर्फ उसका दिल रखने के लिए पहना है। और सच भी यही था। शाहजेब उसे उदास नहीं कर सकता था। उसकी खातिर उसने ऐसी ड्रेसिंग कर ली जो बकौल उसके उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती ही नहीं थी। शाहजेब ने जब अपना वार्डरोब चेक किया तब उसे 100% यकीन था कि उसके वार्डरोब में ऐसे कलर्स हो ही नहीं सकते। यूं वो अस्मारा को सहूलत से इनकार कर देगा कि मेरे पास ऐसे कपड़े हैं ही नहीं, और इस पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। लेकिन जब उसने अपना वार्डरोब खोलकर सामने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां उसे उससे भी ज्यादा अजीब रंग पहले से ही मौजूद थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने तो इतने ध्यान से अपने ड्रेसेज आज ही देखे थे। वाह जाविर, मुझे फंसवाने का मौका हाथ से जाने ना देना। अब यही होना रह गया था। वो जानता था ये यकीनन ज़ावियार की ही हरकत है। उसे देखते अस्मारा की आंखें हैरत से चमकीं। वह वहां से उठी और स्टाइलिश नजरों से उसे देखा। ये कलर उस पर जच रहा था जैसे बना ही उसके लिए हो। शाहजेब की नजरें दूसरी तरफ थीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने देख सकता। अच्छे लग रहे हैं आप पर डार्क कलर सूट करते हैं, लेकिन न जाने क्यों आप वही वाइट और ब्लैक कलर्स पहनते रहते हैं। चलें अब सबको सरप्राइज देते हैं आपके न्यू लुक से। शाहजेब ने दुख से अपना नया लुक देखा। वो कहीं से भी वो पहले वाला शाहजेब नहीं लग रहा था। दिमाग ने कहा कि शाहजेब अभी भी वक्त है, जाओ चेंज कर आओ। क्यों मजाक बनना चाहते हो? अभी ये सोच पूरी हुई ही नहीं थी जब दिल ने दिमाग की नफी की कि शाहजेब क्या हो गया। आज पहली बार किसी ने इतने प्यार से अपनी पसंद का रंग पहनने को कहा है। तुम बस उसकी खुशी की फिक्र करो। क्यों उसे उदास करना चाहते हो? अब जहां दिल बोल पड़े वहां कौन पागल दिमाग की सुनेगा। शाहजेब ने उसके साथ कमरे से बाहर का रुख किया। अब तुम्हारा मजाक बनने से कोई नहीं रोक सकता शाहजेब सुल्तान, दिमाग ने अफसोस से कहा। तो शाहजेब ने बेचारगी से एक आखिरी दफा डाइनिंग हॉल की राहदारी पर आवीजा सजावटी मिरर से अपना जायजा लिया। अब इतने बुरे भी नहीं लग रहे तुम शाहजेब। खामोशी से चलो। शाहजेब ने खुद को डपटा और चुपचाप चलने लगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहले से अपनी अपनी निशिस्तें संभाले हुए थे। सरबराही कुर्सी पर हमेशा की तरह शाहजर साहब, उनके दाएं जानिब शाहमीर साहब, उनके साथ हया साहिबा, जावियार और तहजीब बैठे थे, जबकि बाएं जानिब शाहवेज साहब, सलमा साहिबा और माहिरा साहिबा तशरीफ फरमा थे। शाहजेब हिचकिचाता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। कदम चलने से इनकारी थे। उसके बिल्कुल बराबर अस्मारा चल रही थी। वह जो ही सबकी नजरों में आया सबके मुंह हैरत से खुले। आंखें उस पर टिक गईं। पहले से खामोश माहौल में मजीद सकूत छा गया। शाहजेब सबकी नजरें खुद पर जमी महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर संजीदगी कायम थी। टेबल के पास पहुंचकर उसने अस्मारा के लिए चेयर खींची और उसे बैठने का इशारा किया। फिर उसके साथ वाली कुर्सी पर खुद बैठ गया। सब अभी तक खोए हुए थे। आया ये कोई ख्वाब है या उनका प्यारा बेटा अपने होश खो बैठा है? वो जो शादी की शेरवानी की चमक की वजह से जावियार को बातें सुना रहा था, वो अपनी बीवी से मैचिंग करके यूं संजीदा बैठा है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। जावियार का मुंह को जाता निवाला वही का वही रुक गया। ये आज हम गलत जगह तो नहीं आ गए? ये साहब कौन है? इतने हैंडसम और स्टाइलिश, चेहरे से तो भाई जैसे ही हैं, मगर मेरा भाई ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकता। नामुमकिन। जावियार ने सबकी जानिब देखकर संजीदगी और हैरत के मिले जुले अंदाज में शाहजेब की तारीफ कम की और उसे गुस्सा ज्यादा दिलाया। शाहजेब ने गुस्से से जावियार को देखा, जो उसकी इस हालत के पीछे सर से लेकर पैर तक शामिल था और अब उसका मजाक बनाने पर तुला हुआ था। भाई लुकिंग हैंडसम, स्टाइलिश, डैशिंग, अमेजिंग। तहजीब ने चहकर उसकी तारीफ की और दोनों कोहनियां मेज पर टिका कर अस्मारा को देखने लगी। भाभी ये तब्दीली यकीनन आपकी वजह से ही आई होगी। थैंक यू सो मच। तहजीब की खुशी दीदनी थी। अस्मारा ने शौक की कैफियत से उसे देखा, जो सिर्फ ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होने की वजह से इतना खुश हो रही थी। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, उसने बेइख्तियार सोचा। जावियार शाहजेब की हालत से पूरा पूरा लुत्फ उठा रहा था। उसकी मुस्कुराहट दबाते हुए उसने उसे देखा और आंखें सुकेड़ कर उसका जायजा लेने लगा। शाहजेब ने हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर आहिस्ता से मारा। वो उसे वार्निंग दे रहा था कि इस हरकत की सजा बहुत बुरी हो सकती है। आवाज पैदा नहीं हुई थी, मगर जावियार उसके तने तासुरात देखकर खाइफ जरूर हो गया। शाहजेब को तो छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। उसे लगा शायद वो वाकई कार्टून ही लग रहा है। सुल्तान, अच्छे लग रहे हो। ये तब्दीली वाकई अच्छी है। ऐसे ही रहा करो तुम। अस्मारा बेटा अब क्यों चुप हैं? ये अब आपका भी घर है, इसलिए चुप रहने
यहाँ हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। शाहज़र साहब ने पहले शाहज़ेब को, फिर उसके साथ बैठी असमारा को देखकर अपनी बात कही, जो नज़रें झुकाए शायद सबकी बातों में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शाहज़ेब मुतमईन हो गया। अगर वो अपने दादा को इस हुलिये में अच्छा लग रहा था, तो लोग चाहे कुछ भी सोचें, उसको कोई सरोकार न था। सबकी नज़रें असमारा की जानिब थीं। भाभी आप इतनी क्यूट हैं, मुझे तो 17 या 18 साल की ही लगती हैं। तहजीब ने सामने ट्रे से अंडा अपनी प्लेट में रखा और प्यार से असमारा की जानिब देखा और उसकी तारीफ की, जिस पर असमारा हल्का सा मुस्कुराई। 18 साल एज है मेरी, उसने झिझकते हुए बताया, पर उसकी बात सुनकर सबका नाश्ता करता हाथ एक बार फिर थमा। ये उनके लिए एक और झटका था। सबने पहले शाहजेब और फिर असमारा को देखा, जिनके दरमियान एज गैप सीधा ही 7 साल का था। कहाँ अबीरा उसकी एज फेलो और कहाँ ये छोटी सी लड़की। मतलब तहजीब अब तुम्हारा काम खत्म। बड़े लाड उठवा लिए तुमने ये कहकर कि तुम घर में सबसे छोटी हो। देखा हर अरूज को जवाल जरूर आता है तहजीब। तो मोहतरम सुल्तान फैमिली आज और अभी से घर के छोटे मेंबर को जितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, मिस तहजीब सुल्तान अब उन सब की अहल नहीं रही। ये ओहदा हमारी भाभी को दिया जाता है। सो प्लीज वेलकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ सुल्तान फैमिली। जावियार ने संजीदा लहजे में फैसला सुनाया। आखिर में उसका इस्तकबाल तालियों से किसी अवार्ड शो के एंकर की तरह किया। फिर जब उसकी नज़र तहजीब के चेहरे पर पड़ी, तो उसका कब का जब्त किया गया कहकहा डाइनिंग हॉल के दरो दीवार में गूंजने लगा। वो तहजीब से बदला ले रहा था। बचपन से लेकर आज तक तहजीब अपनी सारी बातें मनवाती रही, ये कहकर के वो सबसे छोटी है, और बेचारा जावियार सिर्फ उसका मुंह ही तकता रह गया। हालांकि दोनों में सिर्फ 2.5 साल का एज डिफरेंस था। वो 20 साल की थी और जावियार कुछ महीनों बाद 23 का हो जाता। मगर बकौल तहजीब के, डिफरेंस चाहे एक दिन का भी क्यों ना हो, डिफरेंस डिफरेंस ही होता है। वो छोटी है और छोटी ही रहेगी। शाह मीर साहब ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, तो वो मुंह बनाकर चुप हो गया। ऐसी बात नहीं है। असमारा उसके लहजे की शरारत से ना वाकिफ थी, इसलिए उसने फौरन सफाई देनी चाहिए। अरे भाभी, मैं मजाक कर रहा था। चलें आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जावियार ने बात संभाली और सीधा होकर बैठ गया। शाहजेब ने असमारा की प्लेट में नामहसूस अंदाज में फ्रेंच टोस्ट रखे और उसके गिलास में जूस डालने लगा। किसी की नज़र उसकी जानिब न थी, मगर असमारा उसकी हर हरकत नोट कर रही थी, जो खुद से पहले उसके बारे में सोच रहा था। ये है मिस्टर शाहजर सुल्तान, इस घर के सरबराह और हमारे दादा जान, जिनका काम इस घर में सिर्फ मुझ पर रोब झाड़ना है। हाथ से, जुबान से, गर्ज हर तरह से। मुझसे अलावा हर किसी से इनको इंतहा की मोहब्बत करते हैं, और आपके शोहर में तो उनकी जान बसती है। उसने शाहजर साहब को देखते हुए आंख दबाई, तो वो सटपटा गए। उन्हें इस नालायक पर बेतहाशा गुस्सा आया, जो जानबूझकर उनका इमेज खराब कर रहा था। ये मेरे बाबा शाहवेज साहब और ये मेरे ताया जान शाह मीर सुल्तान, जो हैं तो मेरे बाप की जगह पर, लेकिन आज भी मेरे भाई ही लगते हैं। लड़कियां मरती हैं उन पर। हाय ये पर्सनैलिटी, उनकी एक नज़र की दीवानी है सब। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। इस बात पर वो बौखला गए। ये क्या बकवास कर रहा है, क्यों हमें कमरे से बाहर फेंकवाएगा? मैं सोफे पर नहीं सो सकता। शाह मीर साहब ने शाहवेज साहब के कान के करीब झुककर सरगोशियाना अंदाज में कहा, तो उन्होंने ठंडी आह भरी। भाई वो तो अपने सगे बाप को भी नहीं बख्श रहा। बस खामोश रहें, वरना ये पता नहीं मजीद क्या क्या बोल देगा। शाह मीर साहब ने एक तनबीही निगाह उस पर डाली, जो उनकी हालत पर मुस्कुराते हुए रुख मोड़ गया। ये इन दो हसीनाओं से तो आप मिल ही चुकी हैं। इतनी सुलझी हुई, नेक, परहेजगार दो शिजाएं। एक है मेरी ममा सलमा सुल्तान और ताई जान हया सुल्तान। बस प्यार तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हैं तो देवरानी जेठानी, मगर मजाल जो कभी एक दूसरे को जबान से ताने दिए हों। जब भी लड़ती हैं सीधा हाथ से लड़ती हैं। फिर क्या देवरानी क्या जेठानी। वो दोनों जो अपनी अपनी तारीफ पर फूले ना समा रही थीं, उसकी आखिरी बात पर फौरन आसमान से जमीन पर आईं। नालायक, उन्होंने जेरे लब कहा, और उनके बराबर में बैठी हैं मेरी फुफ्फो माहिरा सुल्तान। ये कम गो और अपने काम से काम रखने वाली खातून हैं। मैंने भी आज तक इन्हें बहुत कम बोलते हुए देखा है। बस इस अबीरा जैसी तेज तरार लड़की को दुनिया में लाने के बाद इनका बोलना बनता भी कहाँ है। वो है ना हर काम में टांग अड़ाने के लिए। लेडी हिटलर अबीरा खान, उनके बारे में वो ये बात ऊंची आवाज में ना बोल सका। जानता था वो दिल पर ले जाएंगी। आखिर इनका कसूर भी कहाँ है। अगर औलाद ही बुरी निकल आए तो माँ बाप सिर्फ अफसोस के अलावा कर भी क्या सकते हैं। आपके बराबर में आपके शोहर नामदार शाहजेब सुल्तान साहब,
इस घर के चहेते, इंतहाई केयरिंग, स्वीट, हैंडसम और सबका ख्याल रख कर भी ना जताने वाले इंसान बैठे हैं, जिन्हें गरूर और या फख्र तो छू कर भी नहीं गुजरा। मेरी जान है ये। जावियार ने दिल से उसकी तारीफ की। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत बोल रही थी। सबने मुस्कुरा कर उसकी तायीद की। और मेरे साथ एक नमूना पीस तहजीब सुल्तान बैठी हैं, जिसका तारुफ करवाना मुश्किल है। आप खुद ही इसे जान जाएंगी। फिलहाल इसे छोड़ें, कोई काम की बात करते हैं। जावियार की बात सुनकर तहजीब ने उसके पाँव पर जोर से पाँव मारा। बेचारा जावियार चीख भी ना पाया। और मैं जावियार अभी अपना तारुफ करवाने ही वाला था, जब असमारा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। लेट मी गेस योर नेम। तहजीब का चेहरा जब्त के मारे लाल हुआ। वो जानती थी अब क्या होने वाला है। इन सब का बदला लम्हे में पूरा हो जाएगा। इन सब के नाम शाह से शुरू हो रहे हैं, तो आपका नाम शाहजैन या शाहनवाज टाइप होगा, है ना? जावियार ने एक नज़र अपने माँ बाप को देखा, फिर अपने दादा जान को। सब इसकी हालत से महजूज हो रहे थे। अब खुश हो जावियार, हमने तो कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी दुखती रग पर हाथ पड़ गया है। अब करो एंजॉय। सबकी नज़रों में यही बात थी। तहजीब की बस हुई और उसका जोरदार कहकहा हॉल में गूंजा। इसके साथ ही सब हंसने लगे। जावियार सर झुकाकर खफगी से बैठ गया। चेहरे पर बला की मासूमियत थी। असमारा को लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। सब इतनी सी बात पर हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? असमारा ने उसके चेहरे की जानिब देखा, जो उसकी बात सुनकर खफगी भुलाकर फौरन नॉर्मल हुआ। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में इन सब साहब का नाम जावियार सुल्तान है। ये शाह लफ्ज इनके लिए बना ही नहीं। तहजीब ने बात करते हुए जावियार को देखा, जो तासुफ से अपनी बीवी को अपना मजाक बनाते हुए देख रहा था। सॉरी भाई, अगर आपको बुरा लगा तो। मुझे नहीं पता था। असमारा को उसका यूं चुप होना अच्छा ना लगा, इसलिए उसने माफी मांगी। शाहजेब, जो काफी देर से खामोशी से बैठा जावियार की बातें सुन रहा था और असमारा का रिएक्शन नोट कर रहा था कि वो इन सब के साथ घुल मिल रही है, उसके मुंह से माफी लफ्ज सुनकर वो वहीं रुका जिस हालत में था। चेहरे के तासुरात बदले। उसे उसका यूं शर्मिंदा होना पसंद ना आया। नहीं भाभी, आपकी गलती नहीं है। जिनकी गलती है उन्हें तो कभी एहसास हुआ ही नहीं। आप इस बात को दिल पर मत लें। अब से आप मेरी छोटी बहन हैं, इसलिए मुझे भाई कहकर बुला सकती हैं। जावियार ने नाश्ता करना शुरू किया और दुख भरी निगाह अपने दादा पर डाली, जिन्होंने उसका नाम सबसे अलग रखकर उसके साथ ना इंसाफी की थी। उसने अपने नादीदा आंसू साफ किए। असमारा ने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया। शाहजेब का मुकम्मल ध्यान अभी भी उसी की तरफ ही था। माहिरा साहिबा इन सबसे ला ताल्लुक बनी बैठी थी। उन्हें असमारा पसंद आई थी, लेकिन अबीरा के इरादे वो भी भांप चुकी थीं। नाश्ता करने के बाद सब ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। शाहजर साहब ने शाहजेब को मना भी किया कि वो कुछ दिन ऑफिस ना आए। अभी उसकी नई नई शादी हुई है और वलीमे के अगले दिन ही ऑफिस चले जाना कहाँ की अक्लमंदी हुई। पर उसने कहा कि वो अपने काम को पसे पुश्त डालने के हक में नहीं। अब शाहजेब कुछ कहे और शाहजर साहब इनकार करें, नामुमकिन। इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें इस लड़की के बारे में? अल्तमिश रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा अपने सामने खड़े फ़हीम से मुखातिब हुआ, जिसके चेहरे के तासुरात तसल्ली बख्श न थे। फ़हीम ने नज़रें उठाईं और डरते हुए बात का आगाज़ किया। सर, जिस जगह के मुतल्लिक आपने बताया था, वहाँ के कैमराज के मुताबिक वो लड़की जिस गाड़ी में बैठ कर गई थी, उसका नंबर रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रहा। अल्तमिश संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए सीधा होकर बैठ गया। फ़हीम को उसकी नज़रों से खौफ आया। उसने फ़ौरन बात आगे बढ़ाई। सर, उससे पिछली जगहों की रिकॉर्डिंग मैंने चेक की है। वह लड़की उस दिन एक फ्लैट से निकली थी। उसके जाने के कुछ देर बाद इस जगह पुलिस की रेड भी हुई थी। इत्तला के मुताबिक वहाँ किसी लड़की को अगवा करके रखा गया था और उसका निकाह ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। अब वो लोग कहाँ हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अल्तमिश पेपर वेट घुमा रहा था, साथ में उसकी सहमी हुई आवाज़ में मामला भी सुन रहा था। जब फ़हीम खामोश हुआ तो उसने अबरू उचका कर पूछा, बस इतना ही या कुछ और भी है कहने को? फ़हीम ने झुके सर को नफ़ी में जनबिश दी कि बस यही सब था बताने को। अल्तमिश ने गुस्से से पेपर वेट दीवार पर दे मारा। फ़हीम उसकी हरकत पर लरज उठा। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकी। इस सब में उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ थी? मैंने तुम्हें इस दिन का अहवाल सुनाने को नहीं कहा था, बल्कि इस लड़की की इंफॉर्मेशन मांगी थी। किसी काम के नहीं हो तुम, निकलो यहाँ से। जब तक मैं ना बुलाऊं अब यहाँ मत आना। अल्तमिश ने अपनी टाई की नोट ढीली की और सामने टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी गया। फिर गिलास भी सामने दीवार पर दे मारा। फ़हीम अपनी जगह से उछला। उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा।
کہیں اس کے سر پھرے بوس کا اگلا نشانہ وہ نہ ہو۔ اس کے جاتے ہی التمش چیئر کی پشت سے سر ٹکا گیا اور آنکھیں مونڈ لی۔ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی لڑکی میرے دل و دماغ پر چھائی ہے۔ اس دل نے پہلی دفعہ کسی کی خواہش کی ہے، مگر افسوس یہ قسمت اسے میرا مقدر نہیں بننے دے رہی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی پیشانی پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کے تیور بدلے۔ نہیں، ایسے نہیں، میں یوں ہار نہیں مان سکتا۔ کچھ یاد آتے ہی وہ دوبارہ سیدھا ہوا اور ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ مس قبضہ مافیا، اس کا خیال آتے ہی وہ یوں مسکرایا جیسے اس خیال سے زیادہ کچھ ضروری ہو ہی نہ۔ پھر کہاں کا غصہ! جس لڑکی سے چند منٹ کی ملاقات اس کے حواسوں پر سوار تھی، جب اسے پتا چلے گا کہ وہ لڑکی اس کے دشمن کی بیوی ہے، تب نہ جانے اس کے پاگل پن کی انتہا کیا ہوگی۔ شاہ زیب کو آفس سے آنے میں دیر ہو گئی۔ اسمارا کا دن کافی بورنگ گزرا، کیونکہ تہذیب بھی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ ماہرہ صاحبہ تو ویسے بھی کسی سے اتنا نہ بولتی تھیں، اور حیا اور سلمیٰ صاحبہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ آج اسمارا کو اندازہ ہوا کہ دن واقعی میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسٹڈی کا جائزہ تو وہ لے چکی تھی، وہاں ساری کتابیں بزنس سے متعلق تھیں، یعنی اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے، جوتے، بیگز اور میک اپ کی ساری چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر بھی بوریت کم نہ ہوئی۔ اب اس کا رخ ٹیرس کے دروازے کی جانب تھا۔ وہاں جا کر اس کی توجہ کا مرکز ستاروں سے بھرا ہوا آسمان بنا۔ وہ تو تھی ہی ان ستاروں کی دیوانی۔ کتنا سکون تھا یہاں! وہ وہاں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس خاموشی کو محسوس کرنے لگی۔ سر، جو ڈیٹیلز آپ نے مانگی تھیں وہ اس فائل میں موجود ہیں۔ التمش اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، تمام سٹاف جا چکا تھا، پر وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا اس کی ڈیٹیلز کا منتظر تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فی الحال اسے صرف وہ جاننا تھا جو اس کے دل و دماغ میں مچے اس طوفان کو کم کر سکے۔ اس نے صبح ہی اپنے خاص آدمی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسے ہر حال میں رات تک اس کے بارے میں تمام انفارمیشن چاہیے۔ اس وقت وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شروع کرو۔ التمش نے چیئر کی پشت پر سر ٹکا دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ سر، آپ کی بتائی لوکیشن اور ٹائم کے مطابق میں نے اس جگہ کے ارد گرد کی فوٹیجز نکلوائی تھیں۔ انہیں شاپنگ مال سے اغوا کر کے اس جگہ لایا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ اس جگہ سے بھی نکل گئی تھیں۔ راستے میں ان کی ملاقات آپ سے ہوئی۔ التمش کو بے ساختہ وہ ملاقات یاد آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نے جگہ لے لی۔ اطلاع کے مطابق انہیں ان کے چچا زاد رامیش سلمان نے اغوا کیا تھا۔ اس کا ارادہ ان سے نکاح کرنے کا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہاں پولیس پہنچ گئی۔ اس وقت رامیش جیل میں ہے۔ التمش کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس آدمی نے انفارمیشن بتانے میں عافیت جانی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ التمش کو صرف ڈیٹیلز چاہیے۔ سر، میم کا نام اسمارا منت کمال ہے۔ ایج 18 سال۔ والد کا انتقال 6 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ کالج میں پروفیسر تھے۔ ایک بھائی سعد کمال، اور ابھی وہ اسے اسمارا کے نکاح کے مطابق بتانے ہی لگا تھا جب التمش نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ فائل رکھو اور جاؤ۔ التمش کے کہتے ہی اس کے خاص آدمی نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور فائل اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ التمش نے فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ سامنے اسمارا کی تصویر تھی، جو اس کے کالج ڈیٹا سے نکلوائی گئی تھی۔ التمش کا دھیان فائل پر لکھے اس کے نام پر تھا، اسمارا منت کمال۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور کھل کر مسکرایا۔ اگر فہیم اسے دیکھتا تو نفسیاتی انسان سمجھتا، جو پل میں تولا اور پل میں ماشا کے مصداق تھا۔ اس کے کیبن کی حالت اب بھی وہی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ بکھرا کانچ گواہی دے رہا تھا کہ وہ پورے کیبن میں موجود ہر وہ چیز جو ٹوٹ سکتی تھی وہ توڑ چکا ہے۔ پیپرز نیچے بکھرے ہوئے تھے، لیکن اسے ان سب سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کرسی کی پشت سے کوٹ اٹھا کر دائیں بازو پر رکھا اور فائل اٹھا کر کیبن سے باہر کا رخ کیا۔ سامنے فہیم کھڑا تھا۔ سب کے جانے کے باوجود وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، کیونکہ اسے سزا کے طور پر چھٹی ہی نہ ملی۔ وجہ اس کا اسمارا کی معلومات اکٹھی کرنے میں ناکام ہونا تھا۔ فہیم، تمہاری سزا ختم ہو چکی ہے۔ گھر چلے جاؤ۔ صبح میرے آنے سے پہلے میرا آفس پہلے والی حالت میں موجود ہونا چاہیے، مگر اگلے 2 دن تک تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ بغیر فہیم کی جانب دیکھے وہ سرد انداز میں اپنا حکم سنا کر یہ جا اور وہ جا۔ فہیم نے اس جان خلاصی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے نکلنے میں ہی بہتری جانی، کہیں دوبارہ اس کا باس التمش اسے سزا نہ دے دے۔ اسمارا آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ چہرہ اس کا آسمان کی جانب تھا۔
शाहजेब कमरे में आया तो उसे असमारा कहीं ना दिखी। उसने स्टडी और ड्रेसिंग रूम चेक किया, मगर वो वहां भी ना थी। उसे फिक्र लाहक हुई कि वो कहाँ जा सकती है। ऑफिस में एक मीटिंग की तैयारी करते उसे वक्त गुजरने का पता ही ना चला। कब दोपहर से शाम और शाम से आधी रात हो गई, उसे अंदाजा ही ना हुआ। फिर जब उसने टाइम देखा तो उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो इतनी देर तक कैसे ऑफिस में बैठा रहा। शाह मीर साहब और शाहवेद साहब की तरह उसका भी अपना ऑफिस था, जो वो अपने पाकिस्तान आने से पहले बनवा चुका था। इसलिए उसके रात गए तक काम करने की खबर शाहजर साहब को ना हुई थी। वो टेरिस की तरफ उसे ढूंढने के लिए आया। सामने असमारा को कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा देखकर उसे इत्मीनान हो गया कि वो वही हैं। असमारा यहाँ क्यों बैठी हैं? अंदर आ जाएं, मौसम तब्दील हो रहा है, आपको ठंड लग जाएगी। शाहजेब उसके पास खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनकर असमारा ने आंखें खोली और बगैर कुछ कहे उठकर कमरे में चली गई। इन्हें क्या हुआ? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। शाहजेब को उसके रवैये की समझ न आई। वो भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन वजह तो बताएं। मैंने क्या किया है? असमारा आकर बेड पर बैठ गई और अपना फोन उठाकर इस्तेमाल करने लगी। मकसद शो करना था कि उसे उसके आने से फर्क नहीं पड़ा। शाहजेब को जब असमारा की जानिब से कोई जवाब ना मिला तो उसने सोचना शुरू किया कि आखिर मामला क्या है। शाहजेब उसके सामने बाजू सीने पर बांधे खड़ा हो गया। असमारा, उसने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। लहजे में बेबसी थी कि प्लीज जवाब तो दें। असमारा ने इस दफा उसकी जानिब देख ही लिया, जिसके चेहरे पर फिक्र के तासुरात थे। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, आपको ख्याल है कि इस घर में आपकी एक अदद बीवी भी आ गई है, जिसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ही सही, मैरिज तो हुई है ना हमारी, पर आप तो भूल ही गए हैं। सुबह से मैं बोर हो रही हूँ, सब अपने अपने कामों में लगे थे। मैंने किसी से बात भी नहीं की, खामोशी से इस कमरे में बैठी हूँ। ना मैंने लंच किया ना डिनर, क्योंकि एक आइडियल बीवी तो अपने शोहर के आने के बाद उसके साथ खाना खाती है ना। इसलिए मुझे भी मरवत में आपकी अम्मी को डिनर के लिए मना करना पड़ा। अब मैं आपके बगैर वहां अकेली बैठती अच्छी तो ना लगती। और आप 12 बजे वापस आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आगाज में ही आपके कदम लड़खड़ा गए। असमारा अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसका अंदाज शाहजेब को अपना अपना सा लगा। वही क्यूटनेस भरी नाराजगी जो शाहजेब को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पहले तो शाहजेब उसकी मासूम शिकायतों पर मुस्कुरा रहा था, मगर जो ही उसने कहा कि वो दोपहर से भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया, तो शाहजेब को खुद पर अफसोस हुआ कि उसे असमारा का ख्याल क्यों ना रहा। वो वही उसके सामने बेड पर बैठा उसके नाराज चेहरे को देखा। सॉरी असमारा, आई नो मेरी गलती है। मैं एक मीटिंग में बिजी था, इसलिए ख्याल ही ना रहा कि आप अकेली नीचे सबके साथ डिनर के लिए नहीं जाएंगी। आई एम रियली सॉरी, शाहजेब ने मिन्नत भरे अल्फाज में कहा। वो वाकई में शर्मिंदा था। उसे अंदाजा हो गया कि वो हर्ट हुई है, मगर उसे अपनी नाराजगी शो करना नहीं आ रही। इसलिए बजाय लड़ने के वो सर झुकाकर बैठ गई है। असमारा उसे देखे बगैर ना रह सकी। उसका लहजा बता रहा था कि वो उसकी नाराजगी से खाइफ है। उसके लहजे से ही फिक्र आया थी। अपने बाबा के बाद आज उसे पहली बार कोई शख्स अपने लिए फिक्रमंद लगा, तो वो कैसे उससे नाराज हो जाती। ओके, आइंदा ख्याल रखिएगा। शाहजेब ने सर को खम देकर उसका शुक्रिया अदा किया। मैं किचन से खाना लेकर आता हूँ, मिसिज शाहजेब सुल्तान, और आइंदा अगर मुझे देर हो जाए तो खाना खा लीजिएगा। यूं भूखे रहना सेहत के लिए ठीक नहीं, वरना मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। ठीक है मिसिज। शाहजेब ने अपना कोट उतारा और सोफे पर रखा और उसे देखकर ताकीद की, जिसने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। वो खुद नीचे किचन की तरफ बढ़ गया। भूख तो उसे भी लगी थी। उसने भी बस सुबह नाश्ता ही किया था। शाहजेब खाने की ट्रे के साथ असमारा की खिदमत में हाजिर था। सुल्तान विला के तमाम मकीन इस वक्त महवे इस्तराहत थे, सवाए उन दोनों के जिनका अभी डिनर टाइम चल रहा था। उसे देखते ही असमारा की उदासी पल भर में उड़न छू हुई। उसके लिए इतना ही काफी था कि शाहजेब उसकी फिक्र करता है। ज्यादा की यहाँ किसको ख्वाहिश थी। शाहजेब ने पहले असमारा को प्लेट में खाना निकाल कर दिया। जो ही उसने खाने का आगाज किया, तब शाहजेब भी मुतमईन होकर खाना खाने लगा। असमारा ने सुबह नाश्ते पर और अभी भी उसकी ये हरकत नोट की थी। दोनों के दरमियान खामोशी कायम थी। शाहजेब ने उसके चेहरे पर नजरें दौड़ाईं, जो उसके सामने बेड पर बैठी थी। असमारा ने दुपट्टा अब भी सर पर सलीके से ओढ़ा हुआ था। शाहजेब उसकी इस आदत पर मबहम सा मुस्कुराया। वो रात सोते वक्त भी सर पर दुपट्टा ओढ़ कर ही सोती थी। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए सर झटका और खाना खाने लगा।
आप सारा दिन रूम में ही थीं? शाहज़ेब ने सरसरी सा पूछा। असमारा जो खुद पर उसकी नज़रें जमी महसूस कर रही थी, उसकी बात सुनकर उसने झुके सर से ही हाँ में जवाब दिया, तो शाहज़ेब लब भींच कर रह गया। एक दफ़ा फिर उसे खुद पर अफ़सोस हुआ। आप घर में बाकी अफ़राद से बातचीत का आगाज़ करें, उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं, यूँ आप आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में एडजस्ट हो जाएंगी। शाहज़ेब ने समझाने वाले अंदाज में कहा, तो असमारा ने सर उठाकर उसे देखा, जो जवाब का मुंतज़िर था। ठीक है, मैं कल ही इस बात पर अमल करूँगी। पहले खाना खा लें, फिर बाकी बातें कर लीजिएगा। असमारा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, फिर उसकी प्लेट की जानिब इशारा किया, जो वैसे ही रखी थी। मुश्किल से उसने 1 या 2 नवाले ही खाए थे। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। असमारा ने गौर से उसे देखा, जो मुस्कुराने के मामले में बहुत कंजूस था। अव्वल तो मुस्कुराहट इतनी होती कि अगले बंदे को बड़े गौर के बाद पता चलता कि वो मुस्कुरा रहा है, या कभी मुस्कुराहट ज़रा गहरी हो जाती तो देखने वाले को मस्मराइज़ करने की सलाहियत रखती थी। वो जब भी मुस्कुराता था, उसकी आंखों में एक ख़ास चमक पैदा होती थी। असमारा ने दिल से उसकी इस अनमोल मुस्कुराहट की तारीफ़ की। वो अभी तक उसी पर्पल सूट में मलबूस था। असमारा चूँकि खाना खा चुकी थी, अब उसका इरादा शाहज़ेब को तंग करने का था। उसने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर ठोड़ी के नीचे रखी और मुतमईन अंदाज में उसका जायज़ा लेने लगी। शाहज़ेब, एक बात तो बताएं, आज आप बिल्कुल ही अलग लुक में ऑफिस गए थे। कहाँ वो संजीदा सा शाहज़ेब और कहाँ आज का स्टाइलिश शाहज़ेब। तो किसी को आपकी दिमागी हालत पर शुबा तो नहीं हुआ कि लड़का शादी के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है? मतलब आपके स्टाफ मेंबर्स को आपको देखकर दिल का दौरा तो पड़ा ही होगा, या गार्ड ने दरवाजे पर ही रोक लिया हो कि मिस्टर कौन हो तुम और कहाँ आ रहे हो? किसी को हैरत नहीं हुई कि हमारे बॉस कहीं नींद में तो नहीं आ गए, जो पर्पल कलर ही पहनकर आ गए हैं? असमारा ने खासी संजीदगी से कहा, पर लहजे में शरारत की रमक थी। उसकी बातें सुनकर शाहज़ेब का नवाला हलक में अटक गया। उसने सामने से पानी का गिलास उठाया और ज़बरदस्ती हलक में उतरने लगा। चेहरा सुबह का अपना हाल याद करके सुर्ख हो चुका था। बताएं भी, असमारा ने शरारत से बताने पर जोर दिया, तो इस दफ़ा शाहज़ेब ने मसनूई खफगी से उसे देखा, जो उसे ज़ावियार की कॉपी लगी। इस घोरी पर असमारा ने डरने की एक्टिंग करते हुए मुंह पर उंगली रख ली और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। अब शाहज़ेब उसे कैसे बताता कि जब वो गाड़ी से निकला था, तो उसके गार्ड ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर चेक किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में ये अनहोना मंजर देख रहा है या आया अब तक मर चुका है। इससे नज़रें चुराता वो संजीदगी से चलता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे देखकर सबके मुंह सदमे से खुले के खुले रह गए। सलाम करना तो दूर की बात, वो बेचारे तो आंखें झपकने को भी तैयार नहीं थे। खुद पर जब्त करते वो अपने कैबिन में पहुंचा और वहां जाकर सुख का सांस लिया। फिर पूरा दिन वहां से निकला ही ना। वो शख्स अपने स्टाफ मेंबर्स से छुपता फिर रहा था। उसके सेक्रेटरी ने डरते हुए उससे उसके इरादे पूछे थे कि सर, कहीं आपका शोबिज में जाने का इरादा तो नहीं बन गया? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दें, ताकि हम वक्त रहते अपना बंदोबस्त किसी और जगह कर लें। शाहज़ेब की गुस्सा भरी आंखें देखकर वो चुप तो हो गया, फिर लम्हे के वक्फे के बाद दोबारा बोला, सर, अगर आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर को बुला दूं, ताकि आपका चेकअप कर सके। वो दरअसल मुझे लगता है कि काम के बोझ की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। आपको इलाज की ज़रूरत है, या किसी जानने वाले आमिल को बुलवा लूं? वो मेरी अम्मी कहती थीं कि नए नवेले शादीशुदा बंदे पर साया हो सकता है। आप तो अपनी शादी पर लग भी इतने प्यारे रहे थे कि क्या बताऊं। शायद कोई चुड़ैल आप पर आशिक हो गई हो, या फिर अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे जब शाहजेब ने उसे तगड़ी घूरी से नवाजा और अपनी शक्ल गुम करने को कहा। वो जाने से पहले भी हमदर्दाना निगाह उस पर डाल कर गया। सर, कसम से हीरो लग रहे हैं आप। मुझे लड़का होकर इतने प्यारे लग रहे हैं तो सोचें बाकियों का क्या हाल होगा। प्लीज हमें छोड़ कर ना जाइएगा। आप अगर एक्टर बन गए तो मुझे अपना असिस्टेंट बना कर रखिएगा। प्लीज सर, उसने मिन्नत की। अब शाहजेब का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। वो तो मुरव्वत में मारा गया था। हाय, उसकी छोटी सी बीवी ने उसे किस मुकाम पर ला खड़ा किया था, जहां लोगों को उसकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। शाहजेब ने अफसोस से इस दिन का असर जाहिल किया। अब उसे लोगों का रिएक्शन सोचकर हंसी आने लगी। सारे ही पागल हैं, उसने सर झटकते हुए जेरे लब कहा। एक और बात, कुछ याद आने पर शाहजेब के चेहरे के तासुरात कुछ सख्त हुए। असमारा जो मुंह पर उंगली रखे बैठी थी, उसके चेहरे पर सख्ती देखकर उसका दिल जरा सा कांपा। उसे लगा शायद उसे उसकी किसी बात पर गुस्सा आ गया है। जी कहें। वो सीधी होकर बैठ गई। आज सुबह मैंने आपको ज़ावियार से बगैर वजह के माफ़ी मांगते देखा था। आइंदा ऐसा ना हो।
आप उम्र में भले उससे छोटी हों, मगर रिश्ते में बड़ी हैं। मुरव्वत दिखाना अच्छा है, मगर हद से ज़्यादा झुकना गलत है। आइंदा बगैर किसी वजह के आप यूँ शर्मिंदा नहीं होंगी। शाहज़ेब की संजीदगी तो असमारा के चेहरे को देखते ही ख़त्म हो गई थी। उसे देखते हुए संजीदा रहना मुश्किल था। वो उसके ज़रा से सख्त लहजे पर अपनी पहली वाली शरारत भूल गई थी। इसलिए शाहज़ेब ने बहुत ही सुकून और इत्मीनान से असमारा को समझाया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी सबके सामने झुक कर रहे। असमारा ने उसकी सख्ती के पीछे की वजह सुनी तो सुकून का सांस लिया। ओके बॉस, एनीथिंग एल्स? असमारा ने सर को खम दिया तो शाहजेब खुलकर मुस्कुराया। नहीं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही वो बर्तन उठाने लगा। शाहजेब ऑफिस जाने के लिए निकलने ही लगा था जब दरवाजे के पास उसे तहजीब मिल गई। तहजीब ने उसके सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। भाई, क्या मैं आपकी वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जा सकती हूँ? तहजीब ने प्यार से पूछा तो शाहजेब ने अपने साथ दूसरी तरफ खड़ी असमारा को जांचती निगाहों से देखा कि वो जाना चाहती भी है या नहीं। उन्हें मत देखें, ये मेरी शराफत है जो मैं आपसे आपकी बीवी को अपने साथ लेकर जाने के लिए इजाज़त मांग रही हूँ, वरना मैं अगवा भी कर सकती थी। इसलिए मेरी इस कदर मरवत का पास रखें और बस आप मुझे इजाज़त दे दें। तहजीब ने हाथ नचा नचा कर रोब झाड़ते हुए बस उसे हाँ कहने का ऑप्शन दिया। बेटा जी, आप मुझे हाँ के साथ ना कहने का भी तो ऑप्शन दें ना। शाहजेब ने मसनूई बेचारगी से कहा तो तहजीब का हौसला बुलंद हुआ। सॉरी भाई, ना कहने का हक आपके पास नहीं है। देखें, आज मेरा यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो मैंने सोचा भाभी को अपना ननद वाला रूप दिखा दूं। भाई जाने देना प्लीज ना भाई। असमारा के चेहरे पर तहजीब का पल पल बदलता रवैया देखकर दबी दबी मुस्कुराहट छाई। वो लड़की धमकी से मिन्नतों पर आ चुकी थी। शाहजेब ने उसकी इतनी मिन्नतों के बाद इजाज़त दे ही दी। वो खुद भी चाहता था कि असमारा उससे दोस्ती कर ले ताकि अकेली बोर ना हुआ करे। ठीक है, जब वापस आना हो मुझे मैसेज कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। ओके, उसने ताकीद की। ठीक है भाई। शहज़ैब ने तहजीब के सर पर हाथ रखा तो वो इस बात में सर हिलाती तैयार होने के लिए कमरे में जाने लगी। वो असमारा का मुस्कुराता चेहरा देखकर वहां से जाने लगा। अपना ख्याल रखिएगा। वो थोड़ी शरारती ज़रूर है पर दिल की बहुत अच्छी है। अगर उसकी कोई बात बुरी लग जाए तो दिल पर मत लीजिएगा। ओके बॉस। चहकता हुआ जवाब उसे अंदर तक सरशार कर गया। पर वो कहाँ ये बात जानता था कि जिस लड़की की एक मुस्कुराहट उसकी रूह को सरशार करने की सलाहियत रखती है, वह लड़की खुद अपनी ही जिंदगी से बेजार अपने दुखों को अकेले फेस कर रही है। तहजीब में थक गई हूँ, प्लीज कहीं बैठ जाएं। असमारा थक चुकी थी पर तहजीब की एनर्जी अब भी वैसी की वैसी ही थी। वो उसे पूरे मॉल का कोई तीसरी दफा चक्कर लगवा चुकी थी। असमारा के कदम अब थक चुके थे। एक तो उसकी तबीयत वैसे ही खराब थी और दूसरा अब आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अगर वो मजीद ऐसे ही घूमती रहती तो सीधा आईसीयू में पहुंच जाती। अब थक कर असमारा ने एक जगह रुककर फूले हुए सांस से तहजीब से इल्तिजा की। मगर भाभी, हमने अभी कुछ खरीदा ही कहाँ है। तहजीब ने मुंह बनाकर अपने हाथ में पकड़े बैग्स की तरफ इशारा किया जो उसकी नज़र में अब भी कम थे। असमारा ने उसके दोनों हाथ देखे जहां बेशुमार बैग्स थे, साथ ही अपने हाथों में पकड़े बैग्स देखे। फिर उसे सदमे से देखा जो अभी तक अफसोस कर रही थी कि उसने कुछ खरीदा ही नहीं। तहजीब में बेहोश हो जाऊंगी, मेरा सर चकरा रहा है, प्लीज अब बस। असमारा की सदमे से चूर आवाज आई। वो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी। उसके सर में वाकई हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था। वैसे भी वो जब से रुखसत होकर आई थी अपनी दवा भी वक्त पर नहीं खा पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मगर वो ये बात तहजीब से कैसे शेयर करती कि उसके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। उसने सहूलत से बहाना बनाया। चले आ जाएं भाभी, पहले कुछ खा लें फिर चलते हैं। तहजीब को भी उसकी थकी हुई आवाज़ सुनकर फिक्र हुई। उसने आगे बढ़कर असमारा को सहारा दिया। नहीं तहजीब, अब हमें वापस चलना चाहिए, प्लीज़। असमारा ने वापस घर चलने का कहा तो तहजीब ने शाहजेब को टेक्स्ट करके मॉल से उन्हें पिक करने को कहा और खुद असमारा को लेकर कैफेटेरिया की जानिब चली गई। आपकी तबीयत अगर ज़्यादा खराब हो रही है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तहजीब ने फिक्र से उसका हाथ पकड़कर पूछा। वो उसे अपनी जिम्मेदारी पर लाई थी। अब उसे भी एहसास हुआ कि वो उसे अपने साथ काफ़ी ख्वार कर चुकी थी। वो उसका दिल रखने की खातिर ख्वार होती भी रही। नहीं तहजीब, बस मैं थक गई हूँ, इसलिए सर चकरा रहा है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप जैसी मेरी एक दोस्त ईमान भी है, वो भी आपकी तरह शॉपिंग की दीवानी है। उसके साथ मार्केट के चक्कर लगा लगा कर अब तो आदत हो गई है। आप परेशान ना हो।
اسمارا نے بات ٹالنے کی خاطر اس کا دھیان دوسری جانب موڑنا چاہا۔ واہ بھابھی، مطلب مجھ جیسے یونیک پیس اس دنیا میں اور بھی موجود ہیں؟ مگر آپ مجھے تابی کہہ سکتی ہیں، یہ میرا نک نیم ہے، جیسے زاویار کا زاور ویسے ہی تہذیب کا تابی، اس نے اپنائیت سے کہا تو اسمارا نے مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اسے اس وقت سکون کی ضرورت تھی۔ تہذیب کے موبائل پر شاہزیب کا میسج آیا، جس میں اس نے انہیں مال کے باہر آنے کو کہا۔ بھابھی بھائی آ گئے ہیں، چلیں اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ تہذیب نے بیگ اٹھائے اور اسمارا کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اسے یاد آیا کہ اس کا فون تو ٹیبل پر ہی رہ گیا ہے۔ بھابھی، میرا موبائل وہیں رہ گیا ہے، آپ بھائی کی گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ تہذیب فوراً واپس مڑی۔ اسمارا نے گہرا سانس بھرا اور تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سڑک کنارے پہنچ کر اس نے متلاشی نگاہیں دوڑا کر شاہزیب کی گاڑی دیکھنا چاہی۔ اسمارا کو شاہزیب کی گاڑی وہاں دور دور تک نہ دکھی، شاید دوسری طرف ہو۔ اسمارا لاپرواہی سے سڑک کے دوسری جانب جانے لگی۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس آ کر جھٹکے سے رکی۔ اسمارا نے خوف سے آنکھیں مینچ لیں، اسے امید نہیں تھی کہ وہ بچ جائے گی۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑی آنکھیں بند کیے اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ مقابل ابائے میں ملبوس، آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بجلی کسی تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اسمارا نے خود کو زندہ محسوس کیا تو ہاتھ ہٹا کر سہمی آنکھوں سے سامنے کھڑی سفید گاڑی دیکھی۔ یہ معجزہ ہی ہوا جو وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہوئے بغیر آج دوسری دفعہ زندہ کھڑی تھی۔ شاپنگ بیگز سڑک پر اس کے قدموں میں گرے ہوئے تھے۔ اسمارا، ایک دن تم یوں ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کر ہی مر جاؤ گی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا۔ وہ گاڑی التمش کی تھی جو کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ آج اس کی دوسری ملاقات اسی لڑکی سے اس کی گاڑی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا کوئی خواب ہے۔ التمش نے اس کا جملہ سنا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اللہ نہ کرے! اسمارا نے سامنے دیکھا جہاں التمش کھڑا اسے ہی مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسمارا نیچے بیٹھی اور اپنے بیگ اٹھا کر دوبارہ کھڑی ہوئی۔ پھر بغیر کچھ کہے اس نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ پتہ نہیں شاہزیب نے گاڑی کھڑی کر دی ہے اور تابی بھی یہاں نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے قدم آگے کی جانب لینے لگی۔ التمش نے اسے جاتے دیکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس دن بھی آپ جلدی میں چلی گئی تھیں، آج بھی یوں ہی جا رہی ہیں؟ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں التمش جہانگیر، اس دن آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی ایسے ہی سڑک پر۔ التمش نے اسے یاد کروانا چاہا، جو بھولی ہی کہاں تھی، اسے تو 2 سال بعد بھی شاہزیب یاد تھا، یہ تو پھر بھی چند دن پہلے کی ملاقات تھی۔ اسمارا کے قدم رکے، چہرے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ اس شخص نے مجھے کیسے پہچانا؟ اسمارا نے اس کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ اسمارا حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ تو ابائی میں ملبوس تھی، پھر بھی اس شخص نے اسے کیسے پہچان لیا؟ آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ مجھے اچھے سے سمجھائیں گی، یہ سڑکیں میری جائیداد کا حصہ نہیں ہیں، تو لیں بندہ حاضر ہے، سمجھائیں۔ التمش کا انداز شوخ تھا، زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے یوں بات کر رہا تھا۔ اب اسمارا کی برداشت ختم ہونے لگی۔ اسمارا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی گاڑی کو گھورا۔ میرا دل تو آپ کی اس گاڑی کو سمجھانے کا کر رہا ہے، میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اس نے آج دوسری دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اسمارا نے دانت پیس کر کہا۔ یہاں بھی اسے شاہزیب کی گاڑی یاد آ گئی۔ اس گاڑی کو بھی تو اسمارا سے ہی مسئلہ تھا۔ اور آپ مسٹر، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ نتائج خطرناک ہوں گے، اس لیے بہتر ہے میرے راستے میں نہ ہی آئیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ راستے میں نہیں آ رہا محترمہ، راستے میں تو آپ آ رہی ہیں۔ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ پیدل چلنے کے لیے، اور میں کہاں فری ہو رہا ہوں، میں بہت مصروف انسان ہوں، ابھی بھی میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا تھا اور آپ نے جان بوجھ کر میرا راستہ روک لیا، کتنی بری بات ہے مس قبضہ مافیا۔ اس نے سارا الزام اسمارا پر ڈال دیا کہ وہ اس کا راستہ روک رہی ہے اور خود پیشانی پر بل ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اسمارا کی آنکھیں اس الزام پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ او مسٹر، بریک پر پاؤں رکھو، دماغ ٹھکانے پر ہے آپ کا یا نہیں؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں اسمارا منت کمال آپ کا راستہ روکوں گی؟ ہاؤ ریڈیکیولس! اور یہ مس قبضہ مافیا کس کو بولا؟ میں نہیں ہوں، آپ ہو مسٹر قبضہ مافیا، نہ جان نہ پہچان، پورا عجیب انسان۔ آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا۔ ایک تو خود قبضہ مافیا سے تعلق ہے، دوسرا اپنی گاڑی کو بھی یہی سکھایا ہوا ہے کہ جہاں یہ لڑکی دکھے مار دو اسے۔ کیوں بھائی، یہ سڑکیں میری بھی اتنی ہی ہیں جتنی آپ کی ہیں، جہاں دل کرے وہاں چلوں گی،
आप अपना रास्ता बदलो। असमारा के गुस्से का ग्राफ बढ़ चुका था। उसके मुंह में जो आया वो बोल गई। बकौल शाहजेब के उसका गुस्सा कहीं से भी गुस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ क्यूटनेस है। और सच भी यही है, ये तो मेरी शराफत है जो मैं सिर्फ बात करके समझा रही हूँ। नहीं तो दिल तो आपकी गाड़ी के साथ आपका सर फाड़ने का भी कर रहा है। सीरियल किलर कहीं के। असमारा ने आखिरी में लफ्ज चबा चबा कर अदा किए और उसकी गाड़ी को अच्छा खासा घूर कर देखा, जैसे वो ये कर भी गुजरेगी। अल्तमिश बस उसकी बातें सुन रहा था और उनसे लुत्फ अंदोज भी हो रहा था। उसे आज फिर वो भोली भाली सी लड़की सी, मासूम सी लड़की लगी। वो यही तो चाहता था कि वो दिल खोल कर उस पर अपना गुस्सा निकाले और वो उसे सुन सके। आप यहाँ खड़ी हैं, मैं कब से आपको तलाश कर रही हूँ। आ जाएं, भाई की कार पार्किंग एरिया में खड़ी है। असमारा का इरादा सारा गुस्सा इस शख्स पर निकालने का था, लेकिन तहजीब की बात सुनकर वो बगैर कुछ कहे खामोशी से उसके साथ चली गई। अल्तमिश वहीं खड़ा था, उसे असमारा का यूं चले जाना उदास कर गया। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी को मशकूर नजरों से देखा। इस वक्त उसे अपनी गाड़ी पर दिल खोल कर प्यार आया, जिसकी वजह से उसे असमारा दोबारा दिखी थी। वेल डन मुझे दोबारा इस सरफिरी से मिलवाने के लिए। अल्तमिश कार में बैठने लगा, तब उसे दोबारा असमारा उसी ब्लैक कार में बैठती दिखी। ये गाड़ी कुछ जानी पहचानी है। कहाँ देखा है मैंने इसे? याद क्यों नहीं आ रहा? अल्तमिश ने याद करना चाहा, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। वो सर झटक कर उसे अपना वहम समझकर वहां से निकल गया। असमारा ने फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और शाहजेब के साथ बैठ गई। तहजीब पिछली सीट पर बैठी थी। असमारा, आप कहाँ चली गई थी? हम परेशान हो रहे थे। शाहजेब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैं आपकी कार तलाश कर रही थी, लेकिन रास्ते में एक और सरफिरी गाड़ी मिल गई। मैं इस गाड़ी और उसके मालिक का दिमाग दुरुस्त कर रही थी। असमारा का ध्यान बाहर की जानिब था, लहजा सरसरी सा था। क्या मतलब सरफिरी गाड़ी? शाहजेब को उसकी बात जरा भी समझ न आई। तहजीब फोन पर मसरूफ थी, इसलिए उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ ना था। कुछ नहीं, बस जब मैं आपकी कार तलाश कर रही थी, तब एक गाड़ी मुझे हिट करने वाली थी। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई। एक तो इन सारी गाड़ियों को कोई दुश्मनी है मुझसे। पहले 2 दफा ये काम आपने किया, अब कोई और कर रहा है। असमारा ने गाड़ी के दरवाजे से सर टिका दिया। उसे इस वक्त खामोशी चाहिए थी। ये दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। शाहजेब ने उसकी बात सुनी और उसके नॉर्मल अंदाज को देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो लड़की अभी एक्सीडेंट से बच कर आई थी और यूं नॉर्मल बैठी थी जैसे सब ठीक हो। एक लम्हे को तो शाहजेब को असमारा हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी। असमारा, आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप इतने आराम से बता रही हैं। हाँ तो आपकी वजह से ही होने वाला था। भला इतनी दूर गाड़ी कौन खड़ी करता है? सामने खड़ी कर लेते। उसने सारा इल्जाम शाहजेब पर डाल दिया। वो नो पार्किंग एरिया है, मैं रूल्स ब्रेक नहीं करता। शाहजेब ने अफसोस से उसे देखा। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अल्लाह ना करे। उसके दिल ने फौरन उस सोच की नफी की। आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, वेल डन। हर शख्स को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। रूल्स ब्रेक करना दुरुस्त नहीं। असमारा ने बाहर रोड पर देखा, जहां सिग्नल रेड होने के बावजूद एक दो गाड़ियां ही खड़ी थीं, जिनमें शाहजेब भी शामिल था। ये बात कह कौन रहा था? वो लड़की जो बगैर दाएं बाएं देखे सड़क क्रॉस करना अपना हक समझती है, राहदारी की बजाय जिसे सड़क के बीचों बीच चलना पसंद है। अभी चंद मिनट पहले अपनी लापरवाही की वजह से मरते मरते बची है, मगर इसके पास उसकी मजबूत दलील भी मौजूद है। बकौल उसके वो बहुत ढीठ है, जो बाप की अचानक मौत का सदमा, भाई के जुल्म, ताने, रामिश का खौफ और न जाने क्या क्या बर्दाश्त करती नहीं मरी। उसे ये एक्सीडेंट क्या मारेंगे? रूल्स फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। खुद देख लें, जो लोग सिग्नल पर भी नहीं रुक रहे। अगर कोई हादसा हो गया तो उनके घर वाले यही कहेंगे कि कसूर पाकिस्तान के सिस्टम का है, जैसे ये लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं ही नहीं। अगर ये लोग अपनी खातिर ही रूल्स फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों की जानों का ज़िया भी रुक सकता है। शाहजेब ने समझदारी से कहा, पर उसे काफी देर तक जब असमारा की जानिब से कोई जवाब ना मिला तो उसने उसकी जानिब देखा, जो सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लगा शायद वो थकन की वजह से सो गई है, पर वो असमारा ही क्या जो किसी की समझ में आ जाए। यस मिस्टर शाहजेब, हमारे मुल्क की अवाम का दस्तूर यही है। गलती खुद करते हैं, लेकिन जब हादसा हो जाए तो कसूर सिस्टम का। ये भी नहीं सोचते कि उनकी ये गलती किसी का हंसता बसता घर उजाड़ देगी। बस हर किसी को दूसरों का सुकून छीन कर मजा आता है, जैसे जिंदगी तो बस उन्हीं की है, बाकी सब तो यूं ही दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। बस क्या करें, लोग हैं ही बेहिस।
सिग्नल ग्रीन होते ही शाहजेब ने गाड़ी स्टार्ट की। उसकी तरफ से अचानक आने वाला मध्यम और थकन से चूर जवाब सुनकर वो मुस्कुराते हुए सर को नफी में जनबिश देने लगा। आइसक्रीम। तहजीब की नज़र आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी तो वो जोश से चीखी। उसकी चीख सुनकर फर्स्ट सीट पर मुतमईन बैठे दो वजूद बौखला गए। असमारा जो नीम गनूदगी में थी, इस अचानक उफ्ताद पर उठ बैठी। भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। तहजीब ने आगे की जानिब झुककर अपनी बात पर जोर देकर कहा। ताबी तुम आराम से भी तो कह सकती हो, बच्चे में कौन सा मना कर दूंगा। शाहजेब ने उसके चीखने को पॉइंट आउट किया और गाड़ी वहीं रोक दी। तहजीब ने जवाब में बस दांतों की नुमाइश करवाई, जैसे कह रही हो मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, ये अपना स्टाइल है, और वापस सीट पर बैठ गई। कौन सा फ्लेवर चाहिए? शाहजेब ने सीट बेल्ट खोलते हुए पूछा। मैंगो। और भाभी आप कौन सा फ्लेवर लेंगी? तहजीब ने उसकी सीट के सिरे पर हाथ टिका कर दिलचस्पी से पूछा। मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, आप बस अपने लिए मंगवा लें। असमारा को कुछ याद आ गया। उसने आम से अंदाज में मना किया। शाहजेब को शक हुआ शायद उसे सुनने में कोई गलती हो गई है। आपको आइसक्रीम नहीं पसंद? अजीब बात है। हर कोई आइसक्रीम का दीवाना होता है, स्पेशली लड़कियां, जैसे हमारी तहजीब, जिसे जब आइसक्रीम दिख जाए तो उसे खानी ही है, चाहे जमा देने वाली सर्दी ही क्यों ना हो। और आप कह रही हैं आपको आइसक्रीम नहीं पसंद? हर किसी की अपनी पसंद होती है, जैसे मुझे आइसक्रीम ज़रा भी पसंद नहीं। उसने कंधे उचकाकर बात ख़त्म की। तहजीब को तो झटके पर झटके लग रहे थे। ना असमारा को शॉपिंग पसंद है, ना आइसक्रीम पसंद है, तो फिर पसंद क्या है? कुछ सोचकर वो मुस्कुराई। हाँ, मेरा भाई इन्हें बहुत पसंद है। असमारा की आंखों में खौफ उतरा था, जिसे वो रुख मोड़कर छुपा गई। शाहजेब ने आइसक्रीम लाकर तहजीब को दी और एक कप असमारा के सामने रख दिया। अब असमारा उसकी इस फिक्र पर मुस्कुरा भी ना पाई। कुछ यादें ना सूर बन जाती हैं, चाह कर भी आप उनसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। ऐसी ही यादें असमारा का पीछा करती रहती थीं, कहीं वो सब भूल ही ना जाए। घर के सामने गाड़ी रुकते ही असमारा और तहजीब गाड़ी से उतर गईं। शाहजेब ने सामने रखे इस आइसक्रीम भरे कप को देखा, जो अपनी नाकदरी पर सदमे से पिघल चुका था। उसे तो एक नजरे करम भी ना मिली थी। वो बेचारा पूछ भी ना सका कि मुझ पर ही इतना जुल्म क्यों आखिर? जब खाना नहीं तो लेते क्यों हो? क्या किसी को कोई चीज इतनी भी नापसंद हो सकती है कि वो उसे देखना भी पसंद ना करे? स्ट्रेंज। शाहजेब ने अफसोस से गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम के वक्त अस्मारा लाउंज में बैठी इस खाली घर का जायजा ले रही थी, जहाँ के मकीन यहाँ होते हुए भी यहाँ कहाँ थे। उस दिन के बाद उसकी तहजीब से भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी होती या कमरे में मोबाइल पर मसरूफ होती, जावियार भटकी हुई आत्मा की तरह। कभी ऑफिस तो कभी कभार घर में पाया जाता। उसे यहाँ आए 2 हफ्ते होने को थे, पर मजाल है जो रस्मी सलाम दुआ के अलावा किसी ने उससे कोई बात की हो। सिर्फ शाहजेब ही था जो उसका ख्याल करते 10 बजे तक वापिस आ जाता। पर असमारा का दिल अब उदास हो चुका था। ऐसी भी क्या मसरूफियत जो सब लोग सिर्फ नाश्ते के टाइम ही इकट्ठे होते हैं, रात के खाने पर भी एहसान करने वाले अंदाज में आते हैं, जैसे ये भी वो मसरूफियात में से न जाने कैसे वक्त निकाल कर आए हैं। असमारा ने खफगी से सोचा, फिर मुंह फुला कर बैठ गई। वो झंझलाहट में अपना दायां पांव मुसलसल हिला रही थी। नजरें किसी इब्ने आदम या बिनते हव्वा की मुतलाशी थीं, जो उसकी बोरियत दूर कर सकें या फिर उसे भी खुद जैसा ही बना दें। इसी लम्हे शाहजर साहब घर में दाखिल हुए। उनके कमरे के रास्ते में लाउंज वाक़या था, इसलिए उन्हें घर का ये नया फर्द मुंह फुलाई बैठा नजर आ गया। वो भी उसी के पास आ रुके, ताकि मालूम कर सकें ये सुल्तान फैमिली का नया मेंबर इतना उदास क्यों है। असमारा बेटा, आप अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बराबर वाले सोफे पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अकेली कहाँ बैठी हूँ, ये देखें। मिस्टर टेबल, ये उनकी बीवी मिस सोफा, वो सामने उनका बड़ा बेटा, एक और टेबल, वो दूर इनका छोटा बेटा, और ये मेरे साथ इनकी बेटी बैठी है ना। सच में क्या कमाल की बातें करती हैं ये सब। पिछले इतने दिनों से मुझे अपना आप भी इन जैसे ही लगने लगा है। उसने चहक कर कहा। एतमाद कमाल का था, जैसे ये सब सच हो। उसकी बात और ये अंदाज देख कर वो हंसने लगे। हमारी बेटी बोर हो रही थी, चलो अब हम आ गए हैं ना, हमसे बात करो। उन्हें असमारा शुरू दिन से ही अपने बच्चों जैसी लगी थी, भोली भाली सी, अपने शाहजेब के लिए परफेक्ट। मेरी बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे भी दादा जान हो, जो मुझसे ढेरों बातें करें, अपने बचपन के किस्से सुनाएं, लेकिन तब तो नहीं मिले, मगर अब जब मिल गए हैं, तब भी कहाँ मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। असमारा उनसे बच्चों के से अंदाज में बात कर रही थी। उसकी इतनी अपनायत देख कर वो सरशार हो गए। अरे बेटा, हमसे बात करनी थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया?
ہماری بھی خواہش تھی کوئی ہماری بھی بات سنے، مگر ہمارے پاس بھی یہی محترمہ صوفہ اور محترم میز کی چھوٹی سی فیملی ہی موجود تھی۔ باقی کسی کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے، سب یوں مصروف ہیں جیسے پیدا ہی آفس کے لیے ہوئے تھے۔ اب ہماری بیٹی آ گئی ہے تو ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو ہی جائے گی۔ شاہزر صاحب تھوڑا اداس ہوئے۔ سچ تھا اس گھر کے مکین اپنے اپنے کاموں میں ہی مگن تھے۔ زندگی کے اس حصے میں آ کر اب شاہزر صاحب کو تنہائی کا زیادہ احساس ہوتا تھا، جب ان کی شریک حیات بھی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ دادا جان، میں ہوں نا اسمارا شہزیب سلطان، آپ کی بیٹی، بہو، پوتی۔ اب تو میں بھی اسی گھر کا حصہ ہوں۔ آپ کو جتنی باتیں کرنی ہوں مجھ سے کیا کریں، میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ چلیں کوئی مزیدار سا قصہ سنائیں اپنے بچپن کا۔ اس نے انہیں تسلی دی، پھر اسی جوش سے ان سے فرمائش کرنے لگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اس سے باتیں کرنے لگے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔